हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे सीसीआई एजुकेशन नगरा के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो फरवरी और मार्च में हुए ट्रिपल सी के पेपर में ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। फरवरी और मार्च में हुए परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं का ये कलेक्शन का तीसरा पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उन वीडियो को भी देखिएगा, जिससे आपकी जानकारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के ये सभी प्रश्न बहुत ही खास हैं, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप अप्रैल 2021 में होने वाले ट्रिपल सी की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। आप जा कर के नाइलेट के पोर्टल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अब आपको बहुत ही मन से अपनी तैयारी में लग जाना है। आपको बता दें कि ट्रिपल सी की परीक्षा जो है वो 6 अप्रैल से लेकर के और 14 अप्रैल के बीच में होना है, तो आपको यहाँ पर अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और लाइनर क्वेश्चन के पहले से ही अपलोड है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उन प्लेलिस्ट में विजिट करके और उन वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी हो सके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और चलते हैं सबसे अपने पहले प्रश्न पर, जो बहुत ही ख़ास प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न जो है वो बहुत ही ख़ास है और इस प्रश्न में देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये सभी के सभी प्रश्न जो है, एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो फरवरी और मार्च में ट्रिपल सी की परीक्षा हुई है उसमें ये पूछे गए हैं। और देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न बना हुआ है वह प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सिविजिल ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐप है और पूछा गया है कि किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, रेलवे मिनिस्ट्री या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको बताना है कि सिविजिल ऐप जो है वह किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपको बता दें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा यह बहुत ही खास ऐप डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपके क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक चुनाव का लगभग सभी विवरण जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही खास प्रश्न है, सिविजिल ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है। राइट आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं सेकंड प्रश्न आपके लिए क्या है। जी हाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही खास प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। आपको बताना है, ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, डाटा प्रोसेसिंग, टेक्स्ट स्कैनिंग, एक्सेप्ट डेटा यानी एक्सेप्ट इनपुट एंड स्टोर डेटा। आपको बताना है निम्न में से कौन कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बुनियादी कार्य यानी कि इसका स्टार्टिंग वर्क जो है कंप्यूटर का कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान टाइप का है और इसे बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अगर थोड़े बहुत भी आपको कंप्यूटर की जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि आपका कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, इनपुट को एक्सेप्ट करता है और डेटा को स्टोर करता है। ये सब के सब उसके प्रारंभिक और बुनियादी कार्य हैं, जबकि ऑप्शन बी यानी टेक्स्ट स्कैनिंग ये उसका बुनियादी कार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट स्कैनिंग के लिए आपको अलग से हार्डवेयर यानी स्कैनर जो है अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा, जोड़ना होगा, उसके बाद आप टेक्स्ट की स्कैनिंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि दिया हुआ है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट स्कैनिंग। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट स्कैनिंग बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही खास है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक फंक्शन यानी जो प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं, जो पहले से अवेलेबल होते हैं, ऐसा एक फंक्शन के अंदर अगर कोई और अन्य फंक्शन है तो उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या होगा।
ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है मर्ज फंक्शन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ज्वाइंट फंक्शन, तीसरा फंक्शन है यहाँ पर ऐड फंक्शन, और चौथा फंक्शन आपको देखने को मिल जा रहा है नेस्टेड फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बिल्कुल नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों ने इसका राइट आंसर बता दिया होगा, आई होप आपको भी पता होगा। इसका राइट आंसर है नेस्टेड फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपको 4 बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुल टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लिया है, और ये सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा खास हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये रिसेंटली अभी मार्च की महीना में पूछा गया ये प्रश्न है कि एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, एप्पल कंपनी जिसके मालिक स्टीव जॉब्स हैं, और एप्पल कंपनी का जो सबसे पहला नेटवर्क सर्वर है उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी कि वो कौन सा था। ऑप्शन में देखिए, सबसे पहला ऑप्शन ए दिया है ANS, दूसरा दिया हुआ है साइनर, तीसरा दिया है मैक, और चौथा लिखा है नॉन। आपको बताना है कि सबसे पहला जो एप्पल कंपनी का नेटवर्क सर्वर है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, शाइनर जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था, साइनर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, और 5वां प्रश्न बहुत ही खास है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आसान टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे उलझ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र लाइट लेज़र प्रिंटर से प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा लेज़र लाइट आपके लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, यह यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र लाइट लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हार्ड लेज़र, दूसरा लिखा हुआ है एक्साइड लेज़र, तीसरा लिखा है गैस लेज़र, और चौथा लिखा है सेमी कंडक्टर लेज़र। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, सेमी कंडक्टर लेज़र। जी हाँ दोस्तों, लेज़र प्रिंटर के अंतर्गत जो लेज़र लाइट यूज़ होता है उसे हम सेमी कंडक्टर प्रिंटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ड्रम भी होता है जिसे फोटो रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और ये तो बिल्कुल ख़ास प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, ये इतना ख़ास प्रश्न है कि अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो ज़रूर इसको चेक किया होगा। देखिए प्रश्न पूछा है, राइटर में पूरी टेबल को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A को कितनी बार दबाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए राइटर जो कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक प्रोग्राम है, इसमें पूछा गया है कि अगर पूरी टेबल को एक बार में आपको सेलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल A को आप कितनी बार प्रेस करेंगे तो सेलेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, या ऑप्शन डी 4 बार। आपको बताना है कि कितनी बार आप कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे तो आपका पूरा का पूरा टेबल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें, बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड के अंतर यानी MS वर्ड के अंतर्गत जब आप एक बार बटन प्रेस करते हैं कंट्रोल A तो पूरा का पूरा टेबल सिलेक्शन हो जाता है, जबकि राइटर में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप एक बार यानी ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो पहले ही मैं कह दूं यह जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन ए एक बार यहाँ पर सही नहीं है। अब बचे हुए 2, 3 या 4 आपको डिसाइड करना है कि कितनी बार आपको कंट्रोल A बटन प्रेस करना है। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, 2 बार। अगर आप कंट्रोल A बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तब जा कर के राइटर के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा टेबल जो है वो सेलेक्ट होता है। तो ये बहुत ही खास प्रश्न है, बहुत आसान भी प्रश्न है और बहुत टफ भी क्वेश्चन है। जो व्यक्ति इसका प्रैक्टिकल किया होगा वही जो है इसको राइट कर पाएगा।
आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ, और बहुत ही खास प्रश्न यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 का मिल गया। इंटरनेट किस प्रकार के स्विचिंग का प्रयोग करता है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है, यह किस प्रकार के स्विचिंग का प्रयोग करता है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, डाटा स्विचिंग या वेब स्विचिंग। आपको बताना है इंटरनेट किस प्रकार के स्विचिंग का प्रयोग करता है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अगर आप इंटरनेट के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी लिए होंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ा होगा, तो आप आसानी के साथ इसे बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दिया हुआ है इंटरनेट किस प्रकार के स्विचिंग का प्रयोग करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी यानी कि वेब स्विचिंग बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बता दें इंटरनेट किस प्रकार के स्विचिंग का प्रयोग करता है, तो वह है वेब स्विचिंग का प्रयोग करता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग जिसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल व्हाट्सएप है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन ए मेल सर्वर, बी क्लाइंट सर्वर, सी चैट सर्वर या डी मैसेज सर्वर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चैट सर्वर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी जो होगा चैट सर्वर, यह जो है इंस्टेंट मैसेजिंग का जो यूज़ होने वाला सर्वर है वह होगा ऑप्शन सी चैट सर्वर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए बहुत ही खास, बहुत ही आसान और बहुत ही उलझा देने वाला प्रश्न है। कैल्क में किसी भी फार्मूला की शुरुआत अगर बराबर चिन्ह से न लगाने पर क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं कैल्क में किसी भी फार्मूला के पहले, तो क्या होगा, उस समय क्या होगा? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है फार्मूला एरर, कोई प्रभाव नहीं होता है, फार्मूला काम नहीं करता है या उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि कैल्क में अगर आप कोई भी फार्मूला देना चाहते हैं और अगर आप बराबर का चिन्ह भूल गए हैं, बराबर का चिन्ह आपने नहीं लगाया है, तो क्या होगा? फार्मूला एरर हो जाएगा, या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फार्मूला काम नहीं करता है, या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है इस क्वेश्चन में गलत कर देंगे। और आपको बता दें कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला काम नहीं करता है। फार्मूला एरर तो होता ही नहीं है, क्योंकि जब हम फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला लिखते समय बराबर चिन्ह के बाद अगर फार्मूला में कोई गलती होती है, हमने कंडीशन अच्छे से नहीं दिया, तब फार्मूला एरर आता है और कोई प्रभाव नहीं होता। ये तो बिल्कुल संभव नहीं है भाई, कोई प्रभाव, फार्मूला बिना इज इक्वल के साइन से शुरू होता ही नहीं है, तो प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। हाँ, फार्मूला काम नहीं करता है क्योंकि जब हम इक्वल का साइन प्रेस करते हैं तब कैल्क या कोई भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम उसे कैलकुलेशन के लिए समझता है, नहीं तो जनरल वो अलग अलग तरह का डेटा समझता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी, फार्मूला काम नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, आप लिख तो लेंगे लेकिन वो फार्मूला होगा ही नहीं। एक्सेल या कैल्क जो है उसे जनरली टेक्स्ट या फिर डिजिट समझेगा और उस पर कोई भी तरह का एक्शन नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फार्मूला काम नहीं करता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ही खास प्रश्न है, वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है और अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है? जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा नेटवर्क डिवाइस है, वो डिवाइस नेटवर्क को चलाने वाला कौन सा है जो ब्रिज की तरह काम करता है और अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालने का काम करता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है हब, स्विच, गेटवे या फिर राउटर। आपको बताना है कि हब राइट आंसर होगा या स्विच या गेटवे या फिर राउटर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? वह डिवाइस जो ब्रिज की तरह काम करता है और अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, गेटवे। जी हाँ दोस्तों, गेटवे जो होता है यह बिल्कुल ब्रिज की तरह ही काम करता है और अलग अलग प्रोटोकॉलों को संभालने का भी यह कार्य करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
यहाँ देखिए दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ए चार्ट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, चार्ट जो होता है, ए चार्ट जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ए चार्ट क्या होता है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है बबल्स, इसके अलावा दिया है सर्कल, रेक्टेंगल या लाइन। ए चार्ट क्या होता है आपको बताना है कि कैल्क के अंतर्गत, जो कि एक तरह का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वह जो है उसमें ए चार्ट क्या होता है। बबल होता है, सर्कल, रेक्टेंगल या फिर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, बबल जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बहुत ही खास प्रश्न है दोस्तों। आपको बता दें कि इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही अपलोड है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके और CCC MCQ क्वेश्चन या फिर CCC लाइनर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब के सब प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर सेक्टर को बिल्कुल ज़्यादा सही कराने में आपकी मदद करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का जो बटन आपको दिख रहा है उसे प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों में अगर आप शेयर करेंगे तो उनको भी जानकारी मिलेगी और वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन किस प्रकार का कनेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होता है वह किस प्रकार का कनेक्शन है। इंटरनेट कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन है, स्लो कनेक्शन है या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। आपको बताना है कि DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन किस प्रकार का कनेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ दोस्तों ब्रॉडबैंड कनेक्शन है DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और इसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ, और ये भी नेटवर्किंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। राउटर किसके समान कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, राउटर के बारे में पूछा गया है कि राउटर किसके समान कार्य करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है गेटवे, ब्रिज, हब या रिपीटर। आपको बताना है कि राउटर किस प्रकार कार्य करता है। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, राउटर जो है वो बिल्कुल ब्रिज की तरह कार्य करता है, जिसकी माध्यम से सूचनाएं एक नोड से दूसरी नोड तक आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिज। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिछले वीडियो में भी मैंने वॉकी टॉकी के इस टॉपिक पे मैंने डिस्कस किया था, और देखिए यहाँ पर बिल्कुल हूबहू एकदम ऐसा ही ये प्रश्न पूछा गया था कि वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और इस प्रश्न के बारे में कई बार अलग अलग तरह से घुमा के पूछा जा रहा है। इसको पूरी तरह से समझ लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न देखिए, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है कि कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, हाफ डुप्लेक्स। होता क्या है, वॉकी टॉकी के कम्युनिकेशन में दो पर्सन जब बात करते हैं तो पहला पर्सन जब अपनी बात को पूरी तरह कंप्लीट कर लेता है तब दूसरा पर्सन उसका रिप्लाई करता है। और अगर दोनों चाहें एक साथ कम्युनिकेशन यानी फुल डुप्लेक्स के जैसे कम्युनिकेशन करना, जैसे कि मोबाइल पे आप कर लेते हैं, वो वॉकी टॉकी से आप नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें एक पर्सन जब अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लेगा तब दूसरा पर्सन जो है अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा। तो वॉकी टॉकी का जो कम्युनिकेशन होता है वो हाफ डुप्लेक्स पे होता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न जो हमारा है बहुत ही खास है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या आशय है। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन के अंतर्गत ब्लॉक से क्या आशय है। हैज़ पॉइंट, टाइम स्टैम्प, ट्रांजैक्शन डेटा या ऑल ऑफ दीज। ब्लॉक से क्या अभिप्राय है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है हैज़ पॉइंट, टाइम स्टैम्प, ट्रांजैक्शन डेटा या ऑल ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि अधिकतर जगहों पर एक तरह का ट्रिक समझ लीजिए। अधिकतर जगहों पर जहां ऑल ऑफ दीज दिए गए होते हैं
उनमें अगर एक या दो अगर पॉइंट आपको बिल्कुल सही सही लग रहे हैं तो तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही होता है। जैसे यहाँ पर ब्लॉकचेन के अंतर्गत हैज़ पॉइंट होता ही होता है, कंपलसरी है, ट्रांजेक्शन होता है डेटा का, ये भी बिल्कुल सही है। और इन केस अगर मान लेते हैं, वैसे तो ब्लॉकचेन में एट टाइम स्टैम्प भी होता है, लेकिन अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना हुआ है और दो का नाम आप बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म जानते हैं और चौथा ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है, तो बेहिचक जो है आप चौथे ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ब्लॉकचेन में ब्लॉक से आशय होता है अ हैज़ पॉइंट, अ टाइम स्टैम्प, ट्रांजैक्शन डेटा, ये तीनों से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रॉक्सी, यहाँ पर देखिए दिया हुआ प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है टीसीपी आईपी देने के लिए, वेब पेज के क्लाइंट के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, डेटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट, या अनधिकृत प्रयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है। ऑप्शन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, टीसीपी आईपी देने के लिए, वेब पेज के क्लाइंट के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, और साथ ही साथ अनधिकृत प्रयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो आपको बता दें, जो प्रॉक्सी सर्वर होते हैं यह स्पेशली अनधिकृत प्रयोगकर्ताओं के खिलाफ जो भी सुरक्षाएं होती हैं उनको प्रदान करने के लिए होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जब भी कहीं प्रॉक्सी सर्वर दिखे और उससे ये पूछा जाए कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो आप बेहिचक जितने भी अनवांटेड यूज़र्स होते हैं उनके खिलाफ सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वायरस को छिपने की जगह कहाँ होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर एक वायरस छिपना चाहता है तो उसको जगह कहाँ मिल सकती है? एप्लीकेशन प्रोग्राम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ड्राइवर में, या बोथ ए एंड बी। आपको बताना है कि वायरस को छिपने की जगह कहाँ होती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ड्राइवर में, या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बोथ ए एंड बी, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत भी आपका वायरस जो है वो छिप सकता है, जबकि ड्राइवर के अंतर्गत उसे छिपने की कोई जगह नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बोथ। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, FSP यानी फ्यूचर स्किल्स प्रोटोकॉल, फ्यूचर स्किल पोर्टल कब शुरू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने फुल फॉर्म भी लिख दिया है। जो ये प्रश्न मार्च में पूछा गया था वो सीधे सीधे यही पूछा गया था, FSP कब शुरू हुआ था। FSP का नाम यहाँ पर पूरा लिख करके आपको पेपर में नहीं मिला था, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको समझाने के लिए उसका पूरा नाम भी लिख लिया है। फ्यूचर स्किल पोर्टल होता है और इसकी शुरुआत पूछी गई है कि ये कब इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर देखिए 9 फरवरी 2018 या 19 फरवरी 2018, 29 फरवरी 2018 और 19 फरवरी 2018। तो आपको यहाँ पर देखिए 19 नवंबर दिया हुआ है लास्ट वाला ऑप्शन 2018। आपको बताना है कि यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन यानी FSP फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा 19 फरवरी 2018। यहाँ पर देखिए 19 नवंबर भी दे रखा है और फरवरी भी दे रखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 19 फरवरी 2018 में फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत की गई है और आपके सिलेबस में इसको नए तरीके से ऐड कर दिया गया। तब से CCC की परीक्षाओं में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है वो देखने को भी मिल रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। जी हाँ दोस्तों, देखिए बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन जो होता है वो किस ब्लॉकचेन पर आधारित है। बहुत ही बार पूछा गया है ये प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया और बिल्कुल इसी तरह रिपीट किया गया। तो आप इसको याद रखिएगा। बिटकॉइन जो है वह यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है पब्लिक, प्राइवेट,
कॉमर्शियल या एक्सपेंटेंशन। यहाँ पे आपको बताना है कि बिटकॉइन जो होता है वो किस ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक जो होता है, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन जो होता है वो स्पेशली पब्लिक होता है। और यह प्रश्न जो है बहुत ही खास है, बहुत बार आजकल रिपीट हो रहा है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, शॉर्टकट की से भी रिलेटेड आपको 3-4 प्रश्न या हो सकता है 5 प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा आपको फुल फॉर्म भी 5-10 देखने को मिल जाए, तो आप बिल्कुल उनको भी ध्यान से देख के जाइएगा। आपको बता दें, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का शॉर्टकट की यहाँ पर पूछा गया है F5, F2, F3 या F4। ये 4 ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर F2। जी हाँ दोस्तों, F2 इम्प्रेस के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की है। अगर आप विंडो पे काम करते हैं तो वहाँ F2 रीनेम करने का भी शॉर्टकट होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी फाइल अथवा फोल्डर का नाम आप बदलना चाहते हैं तो F2 करके रीनेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इम्प्रेस के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो वहाँ पर F2 जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे आ गया, कर्नेल क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में ट्रिपल के बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे। कर्नेल के बारे में पूछा गया है कि कर्नेल क्या है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक इंटरफेस, चिप में स्टोर होता है, लिनक्स एंड यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, या ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल ऑल ऑफ द एबव जो है आपको देखने को मिल चुका है। तो निसंदेह जो है आप इसको टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी पे। जी हाँ दोस्तों, कर्नेल के अंतर्गत ये सभी के सभी फीचर्स जो है वो मौजूद होते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ग्राफिक इंटरफेस भी होता है, वह चिप में स्टोर होता है, और लिनक्स एंड यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, जिसे हम कर्नेल कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला यह प्रश्न है। मैं भी एक बार कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, इसको ऑप्शंस को देखा, तो फिर मैं श्योर हो गया। और आपको बताना है कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था। ये दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। आप किसी पर्टिकुलर कंपनी पे नहीं जाइएगा। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था, 1950, 1980, 1985 या 1991। आपको बताना है दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था। और आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1950, यानी ए वाला प्रश्न, ए वाला जो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है वह बिल्कुल सही होगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो हम देखे ही नहीं थे, सुने भी नहीं थे ऐसा, तो आपके लिए मैंने ख़ास स्लाइड पर इसकी जानकारी भी दे रखी है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका नाम था जीमोस। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम क्या है, जीमोस नाम है। और इसको क्रिएट किया था जनरल मोटर नाम की एक संस्था ने, जो IBM मशीन के, यानी IBM कंपनी द्वारा जो एक मशीन बनाया गया था, कंप्यूटर बनाया गया था 701, उसको चलाने के लिए जीमोस नाम का यह ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 में बनाया गया था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1950 के अंतर्गत इसे सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता था। क्योंकि यह डेटा को यहाँ पर सबमिट करता था ग्रुप में। जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था IBM कंपनी द्वारा बनाया गया 701 मशीन पर काम करता था, और इसमें ग्रुप के अंतर्गत डेटा को सबमिट करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। और दुनिया का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है जीमोस, जिसको कि जनरल मोटर कंपनी ने IBM मशीन के लिए तैयार किया गया था, और यह 1950 में बनाया गया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही खास प्रश्न है, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट को ऑफ करने का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, बुलेट एंड नंबरिंग अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत यूज़ कर रहे हैं
और आप बुलेट्स को ऑफ करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट बटन आप यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है F12, शिफ्ट के साथ F12, कंट्रोल के साथ F12 और ऑल ऑफ दीज। तो F12 तो है, ये तो बिल्कुल फिक्स है क्योंकि तीनों ऑप्शनों में आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस में बुलेट्स को अगर आप ऑफ करना चाहते हैं राइटर के अंतर्गत तो कौन सा शॉर्टकट बटन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट के साथ F12 बटन अगर आप यूज़ करते हैं तो बुलेट्स को आप आसानी के साथ ऑफ कर सकते हैं, वो भी लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है और यह प्रश्न जो है आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े आराम के साथ कर लेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइलाइटर डिफ़ॉल्ट किस कलर में होता है। जी हाँ दोस्तों, हाइलाइटर के बारे में पूछा है कि किस कलर में होता है। ऑप्शन में दिया है रेड, ग्रीन, येलो या फिर ब्लू। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हाइलाइटर होता है उसका डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट किस रंग में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, येलो कलर में हाइलाइटर जो होता है डिफ़ॉल्ट में येलो कलर में होता है। और यही अगर हाइपर लिंक दिया होता, बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए भी आप अगर कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर हाइपर लिंक देगा तो राइट आंसर ब्लू होगा, जबकि हाइलाइटर यहाँ पर दिया हुआ है और हाइलाइटर का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो येलो कलर होता है। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। साथ ही साथ अपना कमेंट भी करके बताइएगा कि आपने कुल कितने सही आंसर अटैम्प्ट किए हुए हैं। चलते हैं वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। और देखिए यहाँ पर पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की कुल कितनी संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, कितने तरह के, कितने प्रकार के आप चार्ट जो है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क में बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 10, 15, 8 या 6। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की कुल कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 टाइप। जी हाँ दोस्तों, 10 प्रकार के चार्ट जो है आप आसानी के साथ बना सकते हैं। पाई, लाइन, बार, एरिया, स्कैटर, इस तरह के 10 चार्ट होते हैं जो कि आप कैल्क के अंतर्गत आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करके दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले कुछ खास इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।